नमस्कार, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस 3-4 दिनों में जो हिमाचल के न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस बने हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको अदर वीडियोज़ का पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दिस ईयर नगनी माता फेयर इज नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड, द मेन टेम्पल ऑफ बड़ी नागनी इज सिचुएटेड इन। तो इस वर्ष नागनी माता का मेला जो है वो नहीं मनाया जा रहा है। बड़ी नागनी माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखो, ये जो बड़ी नागनी माता का मंदिर है ये स्थित है नूरपुर में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, इस वर्ष जो है, देखो इस मेले के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो नागनी माता का मेला है, देखो नागनी माता का मेला जो है हर एक वर्ष मनाया जाता है, मतलब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सैटरडे को मनाया जाता है, ड्यूरिंग श्रावण एंड भाद्रपद मंथ को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये मंथ है। जो श्रावण मंथ आजकल चला हुआ है और भाद्रपद मंथ, इन 2 मंथ में ये मनाया जाता है सैटरडे के दिन। तो इस तरह की जानकारी आपको पता होना चाहिए। नूरपुर में ये मेला जो है वो प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगर आप बात करेंगे इम्पोर्टेंट फेयर और फेस्टिवल की, तो लास्ट टाइम भी हमने फेयर और फेस्टिवल के बारे में रिवाइज किया था, परंतु एक बार फिर से जब ये न्यूज़पेपर में आया था तब हम इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम रिवाइज करेंगे फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड। देखो, जो इम्पोर्टेंट फेयर और फेस्टिवल हैं उनमें सबसे पहले आता है शिवरात्रि मेला। ये फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। उसके बाद आता है सैर मेला, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा शुरू होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को और समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी को। मणिमहेश यात्रा के बारे में भी हमने थोड़ी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। उसके बाद फुल्लैच फेस्टिवल बाधों और असौज के महीने में मनाया जाता है। लदराचा फेयर जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चारवेल फेस्टिवल बाधों के महीने में मनाया जाता है। छतरारी यात्रा अक्टूबर में शुरू होती है। और मिंजर मेला जो है वो 2nd संडे ऑफ श्रावण मंथ को लगता है और 3rd संडे ऑफ श्रावण मंथ को समाप्त हो जाता है। मिंजर मेले के बारे में भी हमने जाना था, क्योंकि ये मेला भी सेलिब्रेट नहीं हुआ था। सूही मेला जो है वो 15 चैत को लगता है, 1 वैशाख को समाप्त हो जाता है अप्रैल महीने में। सूही मेला जब कैंसिल हुआ था तो उस टाइम हमने बात की थी इसके बारे में। रेणुका मेला जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। आफ्टर 10 डेज दिवाली इसको इंटरनेशनल फेयर 2011 में घोषित किया गया था। पत्थर का खेल मेला जो है वो हलोग में होता है, धामी में होता है स्पेसिफिक रूप से। देखो, 2 डेज आफ्टर दिवाली ये मनाया जाता है। बिशु बिशोआ बैसाखी फेस्टिवल जो है वो ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाते हैं। नौली फेयर जो है वो मंडी में मनाया जाता है। काहिका कुल्लू में लगता है। शोभी यात्रा श्री नैना देवी में लगती है। और घंटाल फेस्टिवल लाहौल में लगता है जून के महीने में। थॉन फेस्टिवल जो है वो लाहौल में लगता है अप्रैल के महीने में। तो ये इंपॉर्टेंट पता याद रखिए आप फेयर और फेस्टिवल के बारे में। देखो, वैसे तो मैंने बैकग्राउंड भी आज चेंज किया हुआ है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप एक बार फिर से कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बैकग्राउंड फिर से चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इंस्टॉल द ITMS? देखो, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब 3-4 महीने पहले लगभग, या इससे ज़्यादा पहले हमने डिस्कस किया था इस मेले को, इस चीज़ को। तो ये क्यों न्यूज़ में है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुल्लू एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये ITMS इंस्टॉल किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो, कुल्लू के बारे में जानेंगे कि क्या ये सिस्टम है। देखो, इस सिस्टम से होगा ऐसा कि अगर कोई भी ऐसा व्हीकल है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करता है, उनको तोड़ता है, तो उसका चालान जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक सिस्टम है जिसके थ्रू चालान उसका होगा, वो सिस्टम है ANPR। ये जो ANPR है, तो ये जो फुल फॉर्म है ANPR की, ये है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। मतलब ये सिस्टम लगा है, कैमरे लगे होंगे चौराहों पर या किसी और जगह पर। जब भी वायलेशन किया जाएगा ट्रैफिक रूल्स का, तब ये ऑटोमेटिक उन नंबरों को रिकॉग्नाइज करेगा और उनका चालान जो है वो ऑनलाइन ही कर दिया जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम लगा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कुल्लू की हमने बात कर ली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुल्लू के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज कन्फर्ड विद द राजऋषि टंडन अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग हिंदी इन स्मॉल इंस्टीट्यूट कैटेगरी? हाल ही में छोटे संस्थानों में हिंदी को लागू करने के लिए राजश्री टंडन पुरस्कार किस संगठन को प्राप्त किया गया है? देखो, ये जो राजश्री टंडन पुरस्कार दिया गया है ये अभी हाल ही में दिया होगा। हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में इसके बारे में आया था। तो ये पुरस्कार दिया गया है
तो ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन बी डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। तो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च को जो है ये राजश्री टंडन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब देखो इसको, इस इंस्टीट्यूशन को या इस रिसर्च स्टेशन को ये अवार्ड दिया गया है राजश्री टंडन पुरस्कार। ये कहाँ पर है? तो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च DMR इसको कहते हैं, ये सोलन में स्थित है। ये आप याद रखिएगा, DMR सोलन में स्थित है। और इस रिसर्च स्टेशन को, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च को जो है वो रन किया जाता है ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसको रन किया जाता है। तो यहाँ से आप ये जानकारी याद रखिएगा कि किस इंस्टीट्यूशन को या किस रिसर्च स्टेशन को राजश्री टंडन पुरस्कार दिया गया है और क्यों दिया गया है। तो ये दिया गया है ताकि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है हिंदी को इन स्मॉल इंस्टीट्यूट कैटेगरी की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज हिमाचल प्रदेश एम टू बिकम अ लैंड कल्टिवेटेड एरिया। तो हिमाचल प्रदेश ने कब तक यहाँ पर नेचुरल लैंड होगा, नेचुरल फार्मिंग आप कह सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट किया था इसको परंतु गलत यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर होगा हिमाचल प्रदेश ने कब तक नेचुरल खेती करने वाले प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है। तो हिमाचल प्रदेश ने अभी लक्ष्य रखा है कि हम जो है वो प्राकृतिक खेती करने वाला राज्य बनेंगे और ये लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। देखो हिमाचल प्रदेश को जो है वर्ष 2022 तक जो है प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए अभी जो है 3,256 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में कुल हैं। तो 3,256 पंचायतों में से 2,945 पंचायतों में जो है वो प्राकृतिक खेती शुरू की गई है। जो 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती शुरू की जानी है उनमें जल्दी ही ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। हिमाचल में जो है वो 9.60 लाख किसान परिवार हैं और जिनमें से 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके की खेती से जो है वो जुड़े हुए हैं, ये याद रखिए। तो ये जानकारी यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं। 3,226 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में है। इन पंचायतों में से जो है 2,945 पंचायतें जो है वो प्राकृतिक खेती के अधीन आ चुकी हैं। ये आप याद रखिए 2022 तक हिमाचल को जो है वो प्राकृतिक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अब देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा डाटा अभी हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। तो एक ऐसा डाटा है जो कॉमन डाटा है और एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीमांत किसान किसे कहते हैं, लघु किसान किसे कहते हैं, सेमी मीडियम यानी अर्ध मध्यम किसान किसे कहते हैं, मध्यम किसान किसे कहते हैं, बड़े किसान किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले आता है सीमांत किसान। ये होते हैं मार्जिनल फार्मर। तो जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है उन किसानों को सीमांत किसान कहते हैं। उसके बाद आता है लघु किसान। लघु किसान यानी स्मॉल फार्मर। तो जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर की भूमि होती है वो आते हैं स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में। और उसके बाद आता है सेमी मीडियम फार्मर्स। तो अर्ध मध्यम किसान इनको कहते हैं। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच की भूमि होती है ये किसान आते हैं अर्ध मध्यम यानी सेमी मीडियम कैटेगरी में। और उसके बाद आता है मीडियम फार्मर। तो मध्यम किसान जो होते हैं वो होते हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच की भूमि होती है, ये मध्यम श्रेणी में आते हैं। और बड़े किसान किसे कहते हैं? बड़े किसान होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है, ये किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आ जाए। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश में 89.96% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये बेसिक डाटा था जो हमने रिवाइज भी नहीं किया था काफ़ी टाइम से, जिसकी रिवाइज करने की ज़रूरत थी। और जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से उनके लिए भी हेल्पफुल ये है। अबाउट विच एल्टीट्यूड देवदार हैज़ ग्रोन। तो देवदार सामान्य तौर पर कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। देखो देवदार पौधा आपने देखा होगा और कौन से एरिया में आपने ये देखा होगा? ठंडे एरिया में आपने देखा होगा, शिमला में देखा होगा, मनाली में देखा होगा, या फिर आपने मैक्लोडगंज या धर्मशाला साइड देखा होगा। तो कभी आपने सोचा कि ये देवदार जो है ये कितने एल्टीट्यूड में उगाया जाता है? तो देवदार के लिए माना जाता है कि 6,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये उगता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 6,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये उगता है।
और राजधानी शिमला जो हमारी है, राजधानी शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई है 7467 फीट। ये भी आप याद रखिएगा। ये हमारे किसकी हाइट है? ये हमारे शिमला की हाइट है, शिमला जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। अब ये क्यों न्यूज़ में था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र जो कि शिमला में है, इसके द्वारा एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में क्या पाया गया? इस सर्वे में पाया गया कि हिमाचल के जंगलों में जो देवदार के बीज हैं वो सबसे बेहतर हैं। तो ये इस सर्वे में माना गया, पाया गया, तो इसीलिए इसकी बात आई थी और देवदार के बारे में लोगों को बताया गया। तो देवदार के बारे में अब आपको एक अच्छी चीज़ पता चली होगी। और हिमाचल के जो राजधानी है शिमला, उसकी हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो भी आपको पता चला होगा कि समुद्र तल से शिमला की ऊंचाई कितनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ऑन दी लाइन्स ऑफ विच टेम्पल हिमाचल हैज़ प्लानिंग टू बिल्ड सिक्योरिटी सिस्टम। तो हिमाचल प्रदेश के देवस्थलों में किन मंदिरों की तर्ज पर सिक्योरिटी सिस्टम करने की बात की जा रही है? देखो, हिमाचल प्रदेश में अभी आपने सुना होगा कि बात चल रही है, 1-2 दिन पहले ही ये न्यूज़पेपर में आया था कि हम तिरुपति के जो मंदिर हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, तिरुपति मंदिरों के बेस पर जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम एडॉप्ट यहाँ पर करेंगे। देखो, टीटीडी मतलब तिरुमला तिरुपति देवस्थला। तो इसकी तर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी सिस्टम, हिमाचल प्रदेश के जो देवस्थल हैं, इंपॉर्टेंट देवस्थल जो हिमाचल प्रदेश के हैं, जैसे कि ब्रजेश्वरी माता का मंदिर हो गया, चामुंडा माता का मंदिर हो गया, नैना देवी माता का मंदिर हो गया, ज्वालाजी माता का मंदिर हो गया, शक्तिपीठ हो, ये हमारे शक्तिपीठ हैं। और भी अगर दलाई लामा से रिलेटेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ पर इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड करने की बात कही जा रही है। अब इसके लिए क्या स्टेप उठाए गए हैं? इसके लिए हिमाचल के जो डीजीपी हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश से रिक्वेस्ट की है कि इसमें हमारी मदद की जाए और उन्होंने एक 5 मेंबर कमेटी गठित करने की बात भी कही है कि हम ऐसी कमेटी गठित करेंगे जो इसको स्टडी करेगी और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ से पता चला होगा। अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। दिस स्कीम इज असिस्टेड बाय। तो HP शिवा परियोजना को हिमाचल के 4 जिलों में पायलट आधार पर चलाया जा रहा है। किसकी सहायता से इनको चलाया जा रहा है? देखो, इनको जो है वो चलाया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है इस वर्ष जो है HP शिवा परियोजना के तहत बागवानी राज्य बनाने के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। हिमाचल को आपको पता होगा फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये जो HP शिवा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर हैं हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने ये बात कही है कि HP शिवा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करना है, ताकि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ लोगों की आर्थिक जो स्थिति है उसको सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने ये बात भी कही कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक लगभग 25% क्षेत्र में बागवानी की जाती है। तो ये बात भी उनके द्वारा जो है वो कही गई है। अब ये जो पायलट बेसिस पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है उन क्षेत्रों को विकसित किया जाता है जिनमें जो है वो फल उत्पादन नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र भी यहाँ पर आते हैं जहाँ पर जंगली जानवरों का प्रभाव होता है, खेतीबाड़ी लोग छोड़ देते हैं, ताकि फिर से लोगों को जो है वो खेतीबाड़ी के साथ जोड़ा जाए और लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त करवाए जाए। अब ये 4 जिले यहाँ पर कहे गए हैं कि 4 जिलों में चलाया गया है। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? ये 4 जिले हैं बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर। ये हैं 4 जिले जहाँ पर ये पायलट बेसिस पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर में तो नहीं था परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंज बाजार वॉज प्लैंड मार्केट इन शिमला, इट वॉज बिल्ट बाय। तो गंज बाजार जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक प्लैंड मार्केट है, इसको प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया है। किसने इसको प्लान किया था? इसको जो था वो प्लान किया गया था एडवर्ड के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से हम जो है हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, रोतनी कैसल जो है वो 1838 में बनी थी। A.O. ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, या फिर उनके मन में जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने का विचार यहाँ पर आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग 1901-1904 में बनी थी, नियो गॉथिक आर्किटेक्चर में बनी है।
प्रेजेंटली यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला की जो है वो 1882 में बनी थी, कॉनी कॉटेज बिल्डिंग इसका नाम है। राष्ट्रपति निवास को जो है वो रिट्रीट भी कहा जाता है, 1850 में ये बना था। वाइस रेगल लॉजेस जो है वो 1888 में बना था, ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है। 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे हैंडओवर कर दिया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब हाई कोर्ट पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरऑफ में होता था, इसे चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया 1955 में। कमेंट करके बताइए कि हरियाणा का जो है वो हाई कोर्ट कहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पा की स्थापना 1 जनवरी 1974 को ही। इस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आर डिक्सन के द्वारा की गई है। ओक ओवर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का रेजिडेंस है। इंपीरियल बैंक इंडिया जो है और इसको डेलजेल हाउस के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। ऑफिशियल रेजिडेंस जो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस का है उसका नाम है आर्म्सडेल, 1863 में ये बना था। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग को क्लेरमोंट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, 1927-28 में ये बनी थी। हेनरी इरविन ने टाउन हॉल बिल्डिंग का निर्माण किया था या आर्किटेक्ट किया था। बार्न्स कोर्ट 1832 में नियो टॉडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया, इसे राजभवन भी कहते हैं। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग जो है हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस के नाम से जानी जाती थी। प्रेजेंट नेम है जो हिमाचल प्रदेश सरकार का सेक्रेटरेट है वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब शिमला जो है वो रेजिडेंस रह चुका है सर जेरेमिया बैरियार्ड का। गेटी थिएटर 1887 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिए बिल्डिंग्स के बारे में। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट। तो रेणुका जी बांध परियोजना की कुल क्षमता कितनी है। आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।